Hello students, कैसे हैं आप लोग? This is going to be my first video on the subject of public administration, and here I am going to deal with the syllabus, the answer writing, and the previous year questions to give you a comprehensive understanding of the topic because it's important. It is important because to have that conceptual clarity and then to connect it with the current affairs is going to give you a leading advantage in this cutthroat competition. So we'll start with the subject public administration. Okay, so I'm going to deal with you the components of public administration. The first part I'm going to deal with you is syllabus because most of the time ये चीज होती है कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एंड हमारा जो सिलेबस जो देखना होता है वो चीज हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण जो नोट्स हमें ट्यूशंस में मिलते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है वी ट्राई टू लर्न देम विदाउट गोइंग थ्रू द सिलेबस. ओके, सो एक्चुअली हमारा जो आज का पहला वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिलेबस के एनालिसिस की बात करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न उभर के आता है इस पेपर को लेके. ओके, द फर्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस तो हमारे पास टोटल टॉपिक्स जो हैं वो है अराउंड 26 टॉपिक्स. इस 26 टॉपिक्स को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो हमारे पास निकल के आएगा 180 टॉपिक्स. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम सेइंग दिस. सी, तो यहाँ पे वी हैव 12 एंड वी हैव 14 टॉपिक्स इन टोटल इन पेपर 1 एंड पेपर 3. तो टोटल मिला के जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे 26 टॉपिक्स एंड इन 26 टॉपिक्स को अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो हमारे पास आएगा अराउंड 180 टॉपिक्स. ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिलेबस. देन आई एम गोइंग टू डील कि किस तरीके से चीजों को करना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अराउंड 500 क्वेश्चंस. 500 questions. Okay, plus you have to revise them again and again. ये बहुत ही niche advice होगा. I mean, every topper or every faculty used to give this. So I'll help you to build this question bank so that any questions relating to any topic you'll be able to answer. Then I'll also emphasis on notes making. अब नोट्स मेकिंग के साथ ये होता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हमें उसके नोट्स चाहिए होते हैं. तो हमें जो है नोट्स मेकिंग से बचना पड़ेगा. कैसे बचना पड़ेगा और क्यों बचना पड़ेगा? सी, नोट्स मेकिंग कहाँ हेल्प आती है? जो हमारा पेपर 1 का नेचर है दैट इज स्टैटिक. तो अगर स्टैटिक है तो ऑब्वियसली उसके नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं. नोट मेकिंग कब काम आती है और क्यों काम आती है? नोट मेकिंग काम आती है डायमेंशंस को ओपन करने में, which is actually not given anywhere. You have to build the dimensions. Okay, for example, if I talk about food crisis, अगर मैं फूड क्राइसिस की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल जो तुम्हारे नोट्स में होगा व्हाट इज फूड क्राइसिस, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इश्यूज, तो ये इस तरीके का स्टैटिक पॉइंट गिवन होगा. अब सवाल है कि इसमें से अब इसका नोट्स क्या बनाए, तो अगर हम नोट्स की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इसका अफेक्ट हमें सोसाइटी में क्या देखने को मिलेगा. ओके, सोसाइटी में इफ आई से वर्कर के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा. ओके, उसके बाद वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा. थर्ड, चिल्ड्रन के ऊपर देखने को क्या मिलेगा. देन एजेड लोगों के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा. ओके, सोसाइटी हमारा एक पार्ट हो गया. देन इफ आई से लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमी की अगर हम बात करें ओके, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारा फूड इंपोर्ट कहाँ से होता है, हम एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं. ठीक है, कितना तुम्हारा इकोनॉमिक्स, और हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास फूड सफिशिएंट है कि नहीं, क्या हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लिया है कि नहीं. देन क्या फूड डेफिसिट हो सकता है कि नहीं. So based on these analysis, based on the data, हम अपना नोट्स क्रिएट करेंगे. सो अब यहाँ पे जरूरत ही नहीं है फूड क्राइसिस के नोट्स बनाने की. क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन है द स्टैटिक पार्ट दैट्स ऑलरेडी गिवन. इफ यू कैन गूगल you'll find it.
बट ये जो नोट्स में जो सोसाइटी हो गया, डायमेंशन सोसाइटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, देन यू कैन सी द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया को फूड क्राइसिस झेलना पड़ा था ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो उस टाइप से चीजें जो हैं हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये चीजें जो है हमें नोट मेकिंग में काम आता है, बेसिकली डायमेंशंस को ओपन करने में। ओके, सो विल फोकस। तो पेपर वन का जो नेचर है दैट इज क्वाइट स्टैटिक इन नेचर, वेर एज इफ आई टॉक अबाउट पेपर टू का जो नेचर है वो काफी ज्यादा डायनामिक है। डायनामिक है मींस कि इसका इसका लिंकेज जो है हमें करंट अफेयर्स के साथ करना पड़ेगा, विच आई टेल यू ग्रेजुअली, करंट अफेयर्स के साथ करना पड़ेगा। ओके, देन दिस नोट मेकिंग कैसे और कहां से हो सकता है? नोट मेकिंग फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आईएमएफ की कोई रिपोर्ट हो गई, या फिर वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट हो गया, उनको कोट करने के लिए जो है हमें नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब इनके जो नोट्स आते हैं या फिर इनके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, दे आर वेरी बल्कि, यू कांट से कि आई विल गेट दोज डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड, नो। उसके वहां पे स्पेसिफिक जो तुम्हारे डेटास हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, यू हैव टू कीप इट विद यू। ओके, नाउ कमिंग, okay, we'll discuss this also। Okay, so the first part, the paper one, I'll be talking about पेपर वन एंड पेपर टू। बहुत बार ऐसा होता है कि कोचिंग की अगर मैं बात करूं, कोचिंग में पूरा डिस्कशन कर दिया जाता है कि ये कंटेंट है, ये सारा कंटेंट डिलीवर हो जाता है, बट पेपर का नेचर ही नहीं पता होता कि सब पेपर में पूछे क्या जाते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। सो पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो पेपर वन में 8 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चंस में भी इनमें तुम्हें सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन 8 क्वेश्चंस में से हमें जो अटेम्प्ट करना होता है वो करना होता है ओनली 5 क्वेश्चंस। यस, ओनली 5 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन जो होता है, फॉर सपोज अगर वो 50 मार्क्स का होता है, तो दैट सम्स टू हाउ मच, 400 मार्क्स। वेयर एज हमें अटेम्प्ट कितने का करना होता है? हमें अटेम्प्ट करना होता है ओनली 250 मार्क्स का। तो दिस मस्ट बी समथिंग न्यू। ओके, नाउ कमिंग टू पेपर टू। पेपर टू का भी पैटर्न सेम होता है। 8 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, 8 क्वेश्चंस इनटू 50 मार्क्स इज इक्वल टू अगेन 400 मार्क्स। ओके, सिमिलरली यहां पर भी हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? ओनली 5 क्वेश्चंस। ओनली 5 क्वेश्चंस इनटू 50 इज इक्वल टू 250 मार्क्स हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है, ये चीज हमें। ओके, अब ये जो 5 क्वेश्चंस बनेंगे, या यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस बनेंगे, अगर हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट करें कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल जो है हमें 18 से लेके अराउंड 22 क्वेश्चंस हमें लिखने होते हैं, डिपेंडिंग कि हर क्वेश्चन के कितने सब क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पेपर वन की, पेपर वन में क्या क्या चीजें हैं? पेपर वन में जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था, वी हैव लाइक अराउंड 12 टॉपिक्स। ठीक है, वी हैव 12 टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल वी हैव introduction, administrative thought, administrative behavior, organization, accountability, control, administrative law, comparative public administration, development dynamics, personal administration, public policy, techniques of administrative improvement। okay, अब ये जो तुम्हारे पहले जो तुम्हारे पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ये जो है ये तुम्हारे कोर टॉपिक्स में से आता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर टॉपिक्स में से आता है। अब यहाँ पे कोर टॉपिक क्या होता है? कोर टॉपिक वो होता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपना खुद का टॉपिक होता है, अदरवाइज दिस सब्जेक्ट इज अ न्यू सब्जेक्ट, और इसका जितना भी कंटेंट हमें देखने को मिलेगा वो बेसिकली बोरोड है, वो इधर उधर से ली गई हैं। इनके ऊपर रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है इनके ऊपर रिसर्च हुआ है। इफ यू सी फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये तुम्हारा पॉलिटी से बोरो करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विसेज वाला, ये वाला गवर्नेंस वाले टॉपिक में से आ जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो तुम्हारा बोरोड है, तो इसका कुछ ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल है तुम्हारा 1 2 3 टॉपिक्स, एंड यू वोंट बिलीव कि ये जो तुम्हारे 1 2 और 3 टॉपिक्स है, दिस कवर्स अराउंड 70% ऑफ पेपर 1। 70%, यस, 70% ऑफ पेपर 1। और इनके अगर हम सब टॉपिक्स को काउंट करें 1 2 3 के, सो विल फाइंड आउट अराउंड 25 सब टॉपिक्स इन तीनों यूनिट्स में से निकल के आएंगे, इन तीनों यूनिट्स में से निकल के आएंगे। ओके, अब यहाँ पे होता है कुछ कोर टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे कि ये तो हो गया कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स। देन फॉर एग्जांपल पब्लिक पॉलिसी हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, देन या पब्लिक पॉलिसी हो गया, देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये दोनों जो हो गए, ये दोनों हमारे हो गए कोर टॉपिक्स, ठीक है, ये हमारा हुआ कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स और ये दोनों हमारे हो गए कोर टॉपिक्स। देन ये बाकी के जो चीजें हैं वो तुम्हारे आ जाते हैं पेरिफेरी टॉपिक्स में से, वो आ जाते हैं हमारे पेरिफेरी टॉपिक्स में से कि दिस इज इंपॉर्टेंट, बट इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोर और लेस कम पूछे जाते हैं, बट हमारा जो फोकस होगा वो 1 2 3 एंड 10 और 11 चैप्टर्स के ऊपर हमारा होगा। ओके, बाकी लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द एमालगेशन ऑफ पॉलिटी, दिस इज द एमालगेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज द एमालगेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तुम्हें कई टॉपिक्स जो है इसमें से तुम्हें देखने को मिलेंगे। देन इसमें से तुम्हें देखने को मिलेगा गवर्नेंस। तो ये चारों सब्जेक्ट्स जो है इसका जो अमालगेशन है वो है तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ इसमें से जो चीजें हमें देखनी है वो ये है, ये हमने बात कर ली, पेपर 1 की हमने बात कर ली। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर 2। पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 में अगर हम बात करें, नाउ I'll try to build a connection between the paper 1 and paper 2. Okay, the first thing first, see, इसके टोटल जो टॉपिक्स हैं पेपर 2 के वो हैं तुम्हारे 14 टॉपिक्स हैं। टोटल टॉपिक्स जो हैं वो हैं तुम्हारे 14 टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट इफ यू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन, if you see this organization, yes, this organization can be clubbed with, this organization can be clubbed with public sector undertaking, right? तो एक बार हम कंप्लीट करेंगे वो उसी में जो है तुम्हारा कवर हो जाएगा। देन इफ आई टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को मैं कनेक्ट कर सकता हूं किस में से? पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में से। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आई कैन कंबाइन विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है तुम्हारे पेपर 2 के लिए भी जो है हो जाएगा, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, जो नए टॉपिक्स हैं पेपर 2 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एवोल्यूशन, किस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन देखा गया। दूसरी चीज, इसका फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हमें देखने की जरूरत है। तीसरी चीज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है इस सब्जेक्ट में नया है। एंड दिस फोर कंपोनेंट विल कवर अराउंड 60% ऑफ टॉपिक्स। 60% ऑफ जो टॉपिक्स है वो ये कवर कर लेगा। बाकी प्लान एंड प्रायोरिटीज इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन, जो कि अभी बंद हो गया है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट नीति आयोग ऑल्सो। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पिलर था सिलेबस, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ हमारा जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है, नाउ पेपर का जो हमारा स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है? तो जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास 8 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस हो सकते हैं। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7,
एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो पार्ट है, दिस इज पार्ट 1 या पार्ट ए, एंड दिस इज पार्ट बी। ठीक है, अब इनके तुम्हारे सब पार्ट्स हो सकते हैं ए, बी, सी, डी एंड में ई। तो पेपर के डायरेक्शन के मुताबिक, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन 5 जो होते हैं ये आपको कंपल्सरीली अटेंड करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने होते हैं एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। रेस्ट 3 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस कुछ इस कदर होती हैं, अगर हम 2 क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें से हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर हम यहां से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यहां से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दिस इज दिस थिंग। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 5 जो है, दिस इज कंपल्सरी, ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। सो इफ यू गो, जो हम डिस्कस कर रहे थे, दिस 2+3 के मैकेनिज्म से हमारे पास 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और 5 क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो अराउंड कितना होता है, 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स का हमारा वेटेज रहता है। ओके, अब सवाल ये है कि कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर 50 मार्क्स का है तो ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स का जो ये रहता है अराउंड 600 वर्ड्स का। अगर तो एक मार्क में हमें कितना वर्ड लिखना पड़ेगा, दैट सम्स टू अराउंड 12 वर्ड्स। 12 वर्ड्स। तो इसको बोलने का मतलब ये है कि हर 10 मार्क क्वेश्चन में, फॉर सपोज अगर ये 10 करके जो सब पार्ट्स है हमारे, अगर ये 10 मार्क्स करके भी आते हैं तो 10 × 5, एंड हर क्वेश्चन में आई हैव टू राइट एटलीस्ट 120 वर्ड्स, एटलीस्ट 120 वर्ड्स, and these words have to carry a meaning. They should have a depth. Yeah. तो बोलने का मतलब ये है कि कंटेंट जो होना चाहिए वो क्वालिटी वाला कंटेंट इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, सो वी टिल नाउ वी डिस्कस्ड, हमने सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस करा है। ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेपर, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, स्किल सेट के लिए जो है 2-3 चीजें हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले I'll be talking about the written part. Obviously बात है, if I have asked you to prepare 500 questions, you have to write, and those 500 questions that should present you a diversified view. तो written के ऊपर फोकस होना वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिना बिना रीडिंग के राइटिंग पार्ट जो होगी वो तुम्हारी स्ट्रांग नहीं होगी। तो दिस रीडिंग स्किल जो है इट नीड्स टू डेवलप, पहली चीज। और जो भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड आप पढ़ रहे हो, यू शुड ट्राई टू ओन द वर्ड्स, या यू शुड ट्राई टू बेसिकली, इफ यू, एक जनरल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट की कि हमारी वोकैब वीक होती है। वोकैब वीक क्यों होती है? क्योंकि हम वर्ड्स को रेंट करते हैं। जब हम वर्ड्स को रेंट करते हैं तो उसका यूसेज हमें नहीं आता। तो आप कुछ भी पढ़े तो कोशिश ये करिए कि वर्ड्स को आप ओन कर सकें। ठीक है, वर्ड्स को ओन करने का मतलब है टू बिकम द मास्टर ऑफ दैट वर्ड, इस चीज का ख्याल रखें। ओके, अब धीरे धीरे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इसके ऊपर काम करेंगे, रिटर्न रीडिंग वाला पार्ट किस तरीके से वो होगा। ओके, क्योंकि ये रीडिंग इज वेरी एसेंशियल। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो ये आपका बेसिकली एक साइकिल में चलता है कि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो रीडिंग अगर अच्छी होगी तो आपकी वोकैब अच्छी होगी, अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप लिख अच्छा पाएंगे। ओके, और इसके बीच में जो आ जाएगा वो ये होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके, उस पे आप पकड़ पा लेते हो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके वो आपकी धीरे धीरे बिल्ड होती है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग को आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो।
So most of the time ऐसा होता है कि you know the thing but you are not able to communicate it to the people. So that ways it's going to help you. Okay. The next aspect is going to be understanding. हमने skill set की बात कर ली. Okay. This skill set से ही जो है written, reading and vocabulary से ही जो है आपका क्या build होता है, आपका content build होता है. तो make sure you are reading a rich content, और इस कंटेंट से ही जो है, इस कंटेंट से जो है आपकी जो आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव होती है. ठीक है. लास्ट एक और चीज के ऊपर जो आपको फोकस करना होगा और जो कि मैं आपको हेल्प करूंगा वो है थॉट डेवलपमेंट. थॉट डेवलपमेंट के ऊपर आई विल बी टॉकिंग अबाउट. ये सब तो हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने कर ली, बट थॉट डेवलप कैसे होगा? थॉट डेवलप तभी होगा जब आपकी उस चीज को लेके अंडरस्टैंडिंग होगी. तो यूजुअली मार्केट में इतने सारे कंटेंट रहते हैं, तो होता यह है कि ये मैगजीन भी है, ठीक है, ये मैगजीन है, ये बुक सीरीज है, ये लेक्चर सीरीज है, यूट्यूब में ये है, ये पीपीटीज हैं, बट इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चीजें डेवलप नहीं होती. तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक जो है, ये थ्रेड के इस पार्ट में ये सेट हुआ है. तो दैट अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर. ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू बिल्ड. ठीक है, धीरे धीरे आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दिस. ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोक प्रशासन भी बोलते हैं. तो बेसिक कुछ चीजें देख लेते हैं. ये हेल्प करता है किसमें? ईज ऑफ लिविंग में. ईज ऑफ लिविंग में फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पुअर लोग या फिर वो लोग जो तुम्हारे पिछड़े हुए हैं, तो सरकारों की अगर कोई स्पेसिफिक प्लान्स अगर चल रही हैं तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है. दूसरा, पब्लिक वेलफेयर. हमने कोविड के टाइम पे देखा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चीजों को मैनेज करा अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अपने लेवल पे. और दूसरी चीज इसमें हम और एक चीज करते हैं, वो करते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, आईएमएफ आ जाएगा. देन हम लोग ये भी बोल सकते हैं यूएस पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट. यूएस पार्लियामेंट एफिशिएंट क्यों है? तो इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो हमारी कोशिश रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो. प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगी तो एफिशिएंसी जो है बढ़ेगी. ये चीजें हैं, एंड और भी बहुत सारे हैं, आप सोच सकते हो. आई एम लिविंग इट टू यू. The next important thing is book list. Very important. अब see, in our initial phases, I'm not going to tell you कि ये भी बुक खरीद लो, वो भी बुक खरीद लो, because मार्केट में बहुत चीजें पड़ी हैं, बहुत चीजें, इंटरनेट पे भी बहुत चीजें पड़ी हैं. ठीक है, बट मेरा जो यहाँ पे फोकस होगा वो ये होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना मेरा एक ये फोकस होगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. दैट्स इट. ओके, अगर आप बात करोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूं. इट्स अप टू यू. अरिभम अरिभम की आती है पेपर 1 एंड पेपर 2. केबीसी नैनो की ये बुक है. केबीसी नैनो की ये बुक है. बस आप इतना ही रखे और मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा. पेपर 1, पेपर, क्योंकि इनिशियल फेजेस में होता ये है कि हमें ये, उसके बाद एक आपने सुनी होगी मोहित भट्टाचार्य, ये बहुत लोग रेफर करते हैं. इट्स अ गुड बुक. ठीक है. दूसरी तीसरी एक और किताब आ जाती है प्रसाद एंड प्रसाद. दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर. अब मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें से डिफर करता हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर मैं थोड़ा सा डिफर ये करता हूँ. सबसे पहला फोकस जो है आपका होना चाहिए इस बुक को कंप्लीट करने में. सिंपल. आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में, सिलेबस के पार्ट्स के बारे में. टॉपिक के साथ फेमिलियराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बुक कंप्लीट हो जाने के बाद, रिवाइज्ड हो जाने के बाद, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपको अपना कंटेंट को और एनरिच करने की जरूरत है, देन यू मूव टू दिस, और देन यू मूव टू दिस. अदरवाइज होता यह है
कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती अगर आप बुक्स को पढ़ते चले जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा फोकस यहाँ पे ये होगा कि पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूं, उसके बाद अगर आप पेपर, आप कोई भी अगर किताब पढ़ें, चाहे अरिभम की पढ़ें चाहे इसकी पढ़ें, तो आपका वैल्यू एडिशन हो। पर बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ये सारा का सारा इट्स गोइंग टू बी द वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। तो सिंसियर फोकस वुड बी टू, एक बुक आप परचेज करिए, उसके साथ वो करिए आंसर राइटिंग, मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, आप उसको लिखते रहें। विल ट्राई टू डिस्कस हियर, एक एक टॉपिक के बाद हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको एक आइडिया लगता चला जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, किस तरीके से वोकैब हमारी होनी चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है, क्या बॉडी में लिखना है, क्या कंक्लूजन में लिखना है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड हियर। उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट, एक एक करके हम लोग लेंगे, सिलेबस के पार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था इस सीरीज में। तो विल ट्राई टू कवर, हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट नहीं, विल ट्राई टू डील विद द इंट्रोडक्शन। वुड्रो विल्सन की हम लोग बात करेंगे, फिर धीरे 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 देखेंगे कि किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच।